हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु योर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे द दिल्ली सल्तनत क्लास 7 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पार्ट 2। ओके, पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने देखा था मोहम्मद गौरी के अटैक के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं पार्ट 2। देखिए, यानी हाँ, इस चैप्टर के अंदर जो की एस्पेक्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो उनमें से पहला जो टॉपिक था हम डिस्कस कर चुके हैं, द अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी। अब हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ स्लेव डायनेस्टी इस पार्ट के अंदर, यानी स्लेव डायनेस्टी का क्या रोल रहा है दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टीज का रूलर बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन से रूलर इसमें रहे, फेमस रहे। स्लेव डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया आपका 1206 टू 1290, यानी 1206 से लेकर 1290 एडी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया है। ओके, सबसे पहला जो रूलर था आपका वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहला रूलर कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 एडी तक आपका रूल किया है दिल्ली सल्तनत पे। यही कुतुबुद्दीन ऐबक आपके फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, यानी इन्हीं को क्या कहा जाता है, संस्थापक माना जाता है स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, स्लेव डायनेस्टीज का इनको फाउंडर माना जाता है, संस्थापक, यानी यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का रूल दिल्ली के ऊपर इन्होंने ही स्थापित किया था। ओके, ये सबसे पहले किंग थे। इसके बाद देखिए सेकंड इनके बाद आए इल्तुतमिश। उनका जो टाइम पीरियड है 1210 टू 1236 एडी, 1210 से 1236 एडी। उसके बाद 1236 में आपके किंग बनती हैं रजिया सुल्तान, 1236 टू 1240, यानी 1236 से 1240 एडी। उसके बाद आपके बनते हैं यहाँ पे नसीर उद्दीन महमूद, 1246 टू 1265 एडी, यानी 1246 से 1265। उसके बाद आपके रूलर बनते हैं यहाँ पे गयासुद्दीन बलबान, 1266 टू 1287 एडी। ओके, यानी 1266 से 1287 एडी तक। ये आपके कुछ फेमस रूलर हैं जो आपके स्लेव डायनेस्टीज में हुए हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द रूलर्स वर कॉल्ड ममलुक्स इन अरेबिक, यानी जितने भी ये रूलर्स थे स्लेव डायनेस्टी उन सबको ममलुक्स कहा जाता था, जो कि आपका अरेबिक का वर्ड है ममलुक्स। क्यों कहा जाता था? ये जो ममलुक्स हैं उसका मीनिंग होता है अरेबिक के अंदर विच मीन्स स्लेव और द सन ऑफ स्लेव्स, यानी या तो इनको हम गुलाम बोल सकते हैं या फिर कैसे नाम से जान सकते हैं, गुलाम के बेटे, सन ऑफ स्लेव्स। ओके, इसीलिए इनको बोला जाता था ममलुक्स, और ममलुक जो आपका अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, जिनका टाइम पीरियड आपका है रूलिंग करने का यहाँ पे 1206 टू 1210 एडी। देखिए, आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ त्रेन, यानी सेकेंड बैटल जो त्रेन की थी 1192 में, किस किस के बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी आपके विक्ट्रियस हुए थे। ओके, यानी इनकी आपकी जीत हुई थी, और डिफीटेड कौन हुआ था आपका यहाँ पे? पृथ्वीराज चौहान। तो उनसे जो दिल्ली थी पृथ्वीराज चौहान के पास, वो इन्होंने छीन लिया था, कैप्चर कर लिया था मोहम्मद गौरी द्वारा। और कैप्चर करने के बाद यहाँ का जो कामकाज था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वो वापिस अपने घोर चले गए थे अफगानिस्तान के अंदर। ओके, कुतुबुद्दीन कौन था? देखिए, कुतुबुद्दीन जो था उनका ट्रस्टेड स्लेव था, उनका एक गुलाम था जो उनकी सेना में कमांडर था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनके साथ काम करता था। ठीक है, उनको यहाँ का एरिया दे दिया गया था, दिल्ली और उसके आसपास का। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी इन 1206 ऐबक टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखो, 1192 से लेकर 1206 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके साथ अपना किंगडम चलाया, यानी उनके अंडर ही अपना रूल किया यहाँ पे दिल्ली के अंदर। जैसे ही 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, उसके बाद ऐबक ने यहाँ का जो दिल्ली का जो शासन था, किंगडम था, उसको अपने अंडर कब्जा लिया, यानी अपने कंट्रोल में ले लिया। ओके, अब देखिए, कट ऑफ लिंक्स विद घोर एंड स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्होंने क्या किया कि घोर के साथ जो इनके रिश्ते थे वो सब कट ऑफ कर दिए, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, एंड डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के विकास के लिए काम करने लगे, यानी ठीक है, अपने किंगडम को आगे बढ़ाया। अब देखिए, कुतुब मीनार आप सभी जानते होंगे बेटा, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी स्टार्ट की थी कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसीलिए इनको कुतुब मीनार कहा जाता है, जो कि आपकी दिल्ली के अंदर है। इसको बनाने के लिए रेड स्टोन्स एंड व्हाइट सैंडस्टोन्स विद मार्बल मेक्स, ठीक है, विद मार्बल मेक्स इट ए यूनिक मोमेंट्स। ओके, जो इसको आपका एक यूनिक मोनूमेंट्स बनाते हैं, सॉरी मोनूमेंट्स। ओके, देखिए, वर्क इज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, यानी स्टार्ट तो किया था इसका कंस्ट्रक्शन आपका किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका जो वर्क था वो फिनिश किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ओके, अब देखिए, सेकंड जो हमारे पास आते हैं किंग, वो है इल्तुतमिश सुल्तान, जो है 1210 टू 1236, यानी 1210 से 1236 एडी। ऐबक की मृत्यु कब हुई आपकी? देखो, ऐबक डाइड इन 1210 एडी, यानी 1210 के अंदर ऐबक की मृत्यु होने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कौन बना आपका? सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। उनका जो दामाद था इल्तुतमिश, वो यहाँ का सुल्तान बना दिल्ली का। देखिए, इल्तुतमिश क्या है? रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया। तुर्किश रूल का रियल कंसोलिडेटर किसको माना जाता है? आपका इल्तुतमिश को। ओके,
एंड कर्स हिज राइवल्स द तर्क्स एंड द रिबेलियस राजपूत्स। इन्होंने अपने जो दुश्मन थे, जो राइवल्स थे, जो इनके साथ प्रतिस्पर्धा करते थे, ठीक है, जैसे कि टर्क्स एंड राजपूत, उन सबके साथ युद्ध किया और उनको हराया। ओके, रिफ्यूज टू शेल्टर जलालुद्दीन, यानी जलालुद्दीन एक पर्सन थे, कौन थे देखिए, हु एस्केपिंग फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ चंगेज खान द मंगोल इन्वेडर, जो चंगेज खान के आक्रमण होने की वजह से, मंगोल इन्वेडर जो चंगेज खान थे उनकी वजह से अपना इलाका छोड़ के यहाँ पे दिल्ली में शरण, शेल्टर मतलब रहने की जगह मांग रहे थे, किससे, इल्तुतमिश से, और इल्तुतमिश ने उनको मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? इसका एक रीजन सबसे बड़ा था, अगर ये जलालुद्दीन को अपनी दिल्ली सल्तनत के अंदर रहने की जगह देते, उनको शेल्टर देते, तो चंगेज खान जो मंगोल इन्वेडर था उसका आक्रमण दिल्ली पर भी होता। ठीक है, ओके, यानी उसके आक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए इन्होंने इनको मना कर दिया, जलालुद्दीन को यहाँ रहने के लिए दिल्ली सल्तनत में। कंसल्टेड विद द टर्क्स नोबल्स व्हाइल टेकिंग डिसीजन, यानी ये जब भी कोई डिसीजन लेते थे तो जो नोबल्स होते हैं टर्किश के अंदर, ठीक है, यानी वहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, यानी आपके जमींदार वगैरह, सामंत वगैरह, जो राजा को हेल्प करते हैं, तो वो नोबल्स जो होते थे उनसे डिसीजन लेते थे हर डिसीजन में, यानी उनकी राय, ये हमेशा एडवाइस लेते थे अपने हर डिसीजन के लिए। ओके, टर्किश नोबल्स कॉल्ड ग्रुप ऑफ 40, यानी टर्किश का जो नोबल्स थे उनका जो ग्रुप होता था उसको बोलते थे ग्रुप ऑफ 40 या फिर चहलगामी, यानी टर्किश नोबल्स को कहा जाता था ग्रुप ऑफ 40 और चहलगानी। ओके, आल्सो गिव लैंड एंड इक्ता टू द मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी, इन्होंने इक्ता सिस्टम चालू किया अपनी आर्मी के लिए, यानी किस प्रकार का, देखिए इक्ता सिस्टम में क्या था कि अपनी जो आर्मी के कमांडर्स थे उनको सैलरी की जगह ये इक्ता की मेंबरशिप दे देते थे। इक्ता होल्डर्स के पास क्या होता था, उनके पास राइट होता था टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू, यानी उनके पास किस प्रकार के अधिकार आ जाते थे आपकी लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। ओके, जहां से वो अपनी सैलरी कंप्लीट कर सकते थे लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करके। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आती है रजिया सुल्तान 1236 टू 1240 एडी, यानी रजिया सुल्तान जो है आपकी फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पहली मुस्लिम महिला शासक थी। इससे पहले कोई भी मुस्लिम महिला आपकी राजा नहीं बनी थी, ठीक है, यानी सुल्तान नहीं बनी थी या किंग नहीं बनी थी किसी भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किंगडम के अंदर। ओके, तो ये फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड हिज डॉटर इंस्टेड ऑफ सन टू द थ्रोन, यानी इल्तुतमिश जो थे उन्होंने अपने बेटों की बजाय अपनी बेटी को नॉमिनेट किया अपनी राजगद्दी के लिए, अपने सिंहासन के लिए, यानी उनके बाद उनकी बेटी उस सिंहासन को संभालने वाली थी। ओके, बट नोबल्स चहलगानी डिड नॉट सपोर्ट रजिया एज देयर सुल्तान, जो चहलगानी जो होते थे, ठीक है, यानी टर्किश जो नोबल्स थे, उन्होंने क्या किया, डिड नॉट सपोर्ट रजिया एज देयर सुल्तान, उन्होंने रजिया को अपने सुल्तान नहीं माना, उसको सपोर्ट नहीं किया सुल्तान बनने के लिए, बल्कि किसको सपोर्ट किया, इल्तुतमिश सन रुकुउद्दीन फिरोज, यानी इल्तुतमिश का जो बेटा था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, उसको सपोर्ट किया इन्होंने सुल्तान बनाने के लिए नोबल्स ने। नॉट फिट टू गवर्न द सल्तनत, यानी ये जो रुकुउद्दीन फिरोज शाह जो थे वो आपके फिट नहीं थे सल्तनत को गवर्न करने के लिए। डिस्कार्डेड फीमेल ड्रेस एंड स्टार्टेड फॉलोइंग कार्ड विद द फेस अनवेल्ड, यानी रजिया सुल्तान अपनी सुल्तान बनने के बाद क्या किया, इन्होंने जो फीमेल ड्रेस होती है उसको डिस्कार्डेड कर दिया, उसको छोड़कर इन्होंने क्या किया, स्टार्ट होल्डिंग द कोर्ट्स, ये अपना जो कोर्ट जो होता है, राज दरबार जो होता है राजाओं का, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह और डिसीजन होते हैं, उसको संभालने लगी फेस अनवेल्ड, यानी अब बुर्का वगैरह ना पहन के अपने, ठीक है, राजा की जो गद्दी उसको संभालती थी और अपने राज दरबार को संभालती थी। अब देखिए, लेड आर्मी इन द वार, इन्होंने आर्मी को भी लेड किया वार के अंदर, यानी ये लीडर बनी अपनी आर्मी की और कई इन्होंने युद्ध भी लड़े इस छोटे से टाइम पीरियड के दौरान। रजिया वाज मर्डर्ड इन 1240 एडी, और रजिया सुल्तान को आखिरकार मर्डर कर दिया गया आपका 1240 एडी के अंदर, इनका मर्डर हो गया। ओके, उसके बाद देखिए कौन किंग बनते हैं, इसके बाद बनते हैं हमारे नसीर उद्दीन महमूद जो फेमस है 1246 टू 1265 एडी। आफ्टर रजिया मैनी इनकैपेबल रूलर्स असेंडेड द थ्रोन, यानी रजिया की मृत्यु के बाद काफी सारे इनकैपेबल रूलर्स, यानी जो आपके क्या कैपेबल नहीं थे, वो यहाँ के रूलर्स बने, आपके दिल्ली सल्तनत के किंग बने, सुल्तान बने। ओके, जिनमें से कुछ हैं मुइज़-उद-दीन बहराम, सबसे पहले बनते मुइज़-उद-दीन बहराम जो आपके सन थे, इल्तुतमिश के बेटे थे। उसके बाद बने अलाउद्दीन मसूद, ये आपके सन थे रुकुनुद्दीन के, यानी रुकुनुद्दीन के बेटे थे। उसके बाद बनते हैं आपके नसीरुद्दीन महमूद जो सन ऑफ इल्तुतमिश थे, ये भी आपके इल्तुतमिश के एक बेटे थे नसीरुद्दीन महमूद। ओके, जो आपके 1240 से 1265 तक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टर्किश चीफ उलुग खान, इनको सुल्तान बनाने के पीछे किसका हाथ था, टर्किश जो चीफ थे आपके जो नोबल्स थे एक उलुग खान, जिनको हिस्ट्री में बलबन के नाम से जाना जाता है इतिहास के अंदर। ओके, यंग एंड इनएक्सपीरियंस सुल्तान, क्योंकि नसीर उद्दीन महमूद आपके यंग थे और इनएक्सपीरियंस, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था सुल्तान बनने का, बिकेम ए पपेट इन द हैंड ऑफ बलबन,
यानी बलबन के हाथ की एक कठपुतली बनकर रह गए। जैसा बलबन इनको ऑर्डर देता था वैसा ये काम करते थे, हर चीज ये बलबन से पूछ के करते थे। ओके, यानी उनके हाथ की एक कठपुतली बन गए थे। ओके, अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी स्लेव डायनेस्टी के सबसे लास्ट आखिरी के रूलर्स यही हैं। ओके, उसके बाद कोई भी पावरफुल रूलर्स आपका स्लेव डायनेस्टी के अंदर नहीं हुआ है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1266 टू 1287 एडी तक है। ओके, अब हम बात करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ नसीर उद्दीन महमूद, यानी नसीर उद्दीन जो महमूद थे सन ऑफ इल्तुतमिश, उनकी डेथ के बाद अब दिल्ली सल्तनत का सिंहासन किसने संभाला? गयासुद्दीन बलबन ने 1266 एडी के अंदर। ओके, उसके बाद देखिए इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ द पावर ऑफ मोनार्की, इन्होंने काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपनाया और जो मोनार्की राजतंत्र की जो पावर्स होती है उनको स्टेब्लिश किया। ओके, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप, यानी ये राजा के जो दैवीय जो अधिकार होते हैं, राजत्व के जो सिद्धांत होते हैं दैवीय, ठीक है, यानी डिवाइन राइट्स, उनके अंदर ये बिलीव करते थे। ब्रेक द पावर ऑफ टर्किश नोबल, इन्होंने जो टर्किश जो नोबल होते चहलगामी, उनकी पावर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, टू रेज द पावर ऑफ किंग, ताकि राजा की जो पावर वो ज्यादा पावरफुल हो सके उनकी पावर से। ओके, अपॉइंटेड स्पाइज इन ऑल डिपार्टमेंट टू कीप हिमसेल्फ एज वेल इन्फॉर्म्ड, यानी इन्होंने हर डिपार्टमेंट के अंदर स्पाई को नियुक्त किया, अपॉइंटेड किया, उनकी नियुक्ति दे दी। हर डिपार्टमेंट में अपने एक एक जासूस छोड़ दिए ताकि जो भी उस डिपार्टमेंट में काम होता उसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन इनके पास पहुंच जाए और ये हमेशा अपडेट रहे उस इन्फॉर्मेशन के बारे में और अपने राज्य में क्या चले उसके बारे में, सल्तनत के बारे में इनको पता चलता रहे। एंड ऑर्गेनाइज द स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड रिपेल द मंगोल्स टू द दिल्ली सल्तनत, इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी को एक बनाया और साथ में मंगोल्स का जो आक्रमण होने वाला था दिल्ली पे उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि उससे पहले इन्होंने मंगोल्स के साथ युद्ध किया और मंगोलों को वहां से हटा दिया। दिल्ली पे आक्रमण अब मंगोलों का नहीं होने वाला था। ओके, तो ये जो थे हमने दिल्ली डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है बेटा। तो लास्ट जो पावरफुल रूलर्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि गेव स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट टू द रोबर्स एंड डकैट्स टू मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर्स, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो रोबर्स होते थे, लूटपाट करने वाले होते थे, ओके, एंड डकैट्स जो होते थे, ठीक है, उन पे क्या किया इन्होंने, काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको दिया। ओके, यानी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने की वजह से क्या हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे इनके राज्य में सल्तनत के अंदर मेंटेन हुआ। इन्होंने जो है ये जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का रूल चला है इसको जाना जाता है पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से, यानी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी किसने स्टार्ट की? गयासुद्दीन बलबन ने। साथ ही में देखो इंट्रोड्यूस द कस्टम्स ऑफ सिजदा एंड पेबोस फॉर जमीन बोस भी ना जान, जमीन बोस भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कुछ नई प्रथाएं चलाई जिसको सिजदा बोलते हैं, पेबोस यानी झुककर सलाम करना। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि राजा के झुककर उनके चरणों को चूमना। ठीक है, यानी राजा के, ठीक है, जैसे याद राजा आते हैं उनके पूरे चरणों में लेट जाना, उनके पैरों को चूमना, ये आपका होता है पेबोस। ठीक है, सिजदा बिल्कुल झुक के राजा को सलाम करना, ये प्रथा चलाई गई। ये प्रथा चलाने के लिए इसलिए था क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि राजा जो है वो सबसे पावरफुल होता है। ठीक है, और टर्किश जो नोबल्स है उनकी पावर को कम करने के लिए सबसे ज्यादा ये प्रथा चलाई गई थी आपकी। ओके, मीन्स देखिए पेबोस और सिजदा देखिए क्या है, जैसे कि आपके हैं मीन्स लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड किस द मोनार्क्स फिट्स। ठीक है, यानी आपके लेट जाना है फ्लोर के ऊपर और जो मोनार्क होते हैं उनके फिट्स को चूमना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टीज में कौन कौन से हमने स्टडी किए हैं रूलर्स उनके। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हमने डिस्कस किया इल्तुतमिश, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया है रजिया सुल्तान, उसके बाद हमने पढ़ा है नसीरुद्दीन महमूद के बारे में और साथ में हमने पढ़ा है गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।